नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मुलाकात से बनेगी बात, ये सवाल सभी के जहन में है। ये सवाल इसलिए भी जहन में सभी के बना हुआ है, पाकिस्तान मध्यस्थता कर तो रहा है, लेकिन क्या ये बात बन पाएगी? ईरान और अमेरिका के बीच जो उलझी हुई गुत्थी है वो सुलझ पाएगी क्या? लगातार इस पर सवाल बना हुआ है। और क्या ये वार्ता आखिरी होगी? क्या सीज फायर परमानेंटली हो जाएगा? क्या तमाम चीजों का जवाब मिल जाएगा? अमेरिका की शर्तें ईरान मान लेगा या ईरान की कुछ शर्तें अमेरिका मानेगा? ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट आपको बता दें। इस्लामाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान के बीच महावार्ता है आज। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बिटकॉफ और कुशनेर भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आसिम मुनीर और इशाक डार ने स्वागत किया है। ईरान के बड़े कूटनीतिज्ञ शांति वार्ता के लिए पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की कड़ी सुरक्षा में सुलह की कोशिश हो रही है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच महावार्ता है आज का दिन बेहद खास है और पाकिस्तान के लिए यह बड़ा मौका है। बिटकॉफ और कुशनेर भी पहुंचे हुए हैं। अमेरिका आसिम मुनीर और इशाक डार दोनों ने रिसीव किया एयरपोर्ट पर और उसके बाद ईरान ने चलिए इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए हमारे साथ में आलिया शब्बीर पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, और उरूज मनसब खान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं आप पाकिस्तान से, और करोड़ी सिंह फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, आरके भार्गव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलिया, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले क्या लगता है आपको, पाकिस्तान ये मध्यस्थता जो कर रहा है, इसके बाद ये मध्यस्थता आखिरी होगी और इसके बाद शांति की जो मार्ग का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, वो रास्ता खुल जाएगा यहां से? वॉइस प्लीज। आलिया शब्बीर को वापस से कनेक्ट कीजिएगा, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आई कुडंट हियर। मनसब, मैं आपके पास आ रही हूँ। मनसब, आपको लगता है कि ये जो मुलाकात हो रही है, जो टेबल टॉक है, क्या सेम पेज पर ईरान और अमेरिका आ पाएंगे? हालांकि वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ट्रंप लगातार जिस तरीके से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और ईरान बता रहा है कि वो कितना शक्तिशाली है और वो एग्जैक्टली क्या कर सकता है, पाकिस्तान मध्यस्थता करने में सक्षम है? देखिए, फर्स्ट स्टेप तो हो चुका है जो दोनों को हम टेबल पे लेके आए हैं। अमेरिकन डेलीगेशन भी है, ईरान का डेलीगेशन भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। तो आई थिंक बर्फ पिघल चुकी है टू एन एक्सटेंड के अब बातचीत करने के लिए एक राह हमवार हुई है। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये पीस टॉक्स कहाँ तक सक्सेसफुल हो सकती हैं, तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है इस बात पे कि ईरान के जो 2 पॉइंट्स हैं जिनमें लेबनान मेन पॉइंट है, अगर उसमें सीज फायर अप्लाई होगा तो ही बातचीत आगे बढ़ेगी, जो कि ईरान के डेलीगेशन क्लियर कर चुका है पहले भी। तो आई थिंक अभी हमारे पास जो सोर्सेज से खबरें हैं उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से दोनों डेलीगेशंस अलग अलग मुलाकात करेंगे और उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। तो हम भी इंतज़ार करें कि ये किस तरफ जाती है बात। ठीक है, आरके भार्गव साहब, मैं आपके पास आऊंगी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। सर, अभी आज मैं लगातार स्टडी कर रही थी कि किस तरीके से ईरान ने, अगर होर्मुज़ स्ट्रेट की बात की जाए, होर्मुज़ स्ट्रेट में जिस तरीके से उसने लैंड माइंस या यूं कहूं कि सी माइंस उसने एक पूरे रास्ते में फ्लोट डाउन करी, और ये भी कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से दबाव बन रहा है कि ईरान शायद वो जो सी माइंस है उनको भूल चुका है और इसी वजह से वो होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना नहीं चाहता है। इस तरीके के जब बयान आएंगे तो बातचीत क्या लगता है कि उतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी, या फिर दोनों ही देशों की तरफ से एक कोशिश है, एक मुखौटा है ये दिखाने का कि भाई कोशिश तो हम दोनों ही कर रहे हैं पर हम एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, जब मेडिएशन होता है
तो जो मेडिएटर है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक टेबल पे तो लाना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे पाकिस्तान ने अभी दोनों को टेबल पे ले आया, लेकिन उससे ज्यादा उसकी जो स्किल है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो दोनों के ही पॉइंट को समझे और एक के पॉइंट को दूसरे को कन्वे करे, दूसरे के पॉइंट को पहले को कन्वे करे विद डाइल्यूशन। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों पक्ष अड़े हुए होते हैं, उस अड़ी हुई जगह से उनको हटा करके, उनको समझा करके, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देख करके और आगे उस पूरी सिचुएशन में क्या उसका असर बनता है उसको लेकर के दोनों को एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर लाना, ताकि वो अपने आप को उस सिचुएशन को लेकर के और कहीं पर नरम पड़े या एक दूसरे के साथ समझौता करने को तैयार हो। जो प्रेजेंट सिचुएशन है अमेरिका की और ईरान की, देखिए मैं जो समझता हूं, मैं तो ये समझता हूं कि दो पहलवान लड़ते लड़ते थक गए, अब कह रहे भैया किसी तरह से इसे खत्म करो, चाहे पाकिस्तान आए या कोई भी आए। मैंने इसी बात का जिक्र किया था भार्गव साहब की, क्या ये सिर्फ मुखौटा है और वाकई में क्या दोनों ही थक चुके हैं तबाही का मंजर देख के? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना आपको कि मेरे हिसाब से तो दो पहलवान थक करके और अभी जिसे कहना चाहिए उनकी सांस उखड़ गई है, उनकी बॉडी में दम नहीं रहा आगे लड़ने के लिए, इसलिए कोई ना कोई जैसे कह रहे वाया मीडिया कह लीजिए या कोई ऐसी जगह जहां से वो किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित अलग कर सके। लेकिन साथ में वो ये भी नहीं दिखाना चाहता कि हम कमजोर पड़ गए। वो अमेरिका की शर्तें देख लीजिए, इसी तरह ईरान की शर्तें देख लीजिए, उन किसी भी शर्त में वो चीज अभी भी है, जैसे कह लो कि अच्छा ईगो कह लो या ये कह लो कि हम ऊपर हैं, वो अभी भी चल रही है। हालांकि मैं समझता हूं कि शायद कुछ समय बाद ये दोनों ही पक्ष इसमें काफी ढीले पड़ेंगे। अब देखिए पाकिस्तान की एक बात और है कि पाकिस्तान को मेडिएशन के लिए क्यों लिया। भाई देखिए आसपास जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर ऐसे उलझे हुए हैं कि उनको लेना संभव नहीं था। सबसे बड़ी चीज इसमें आती है भारत की। अभी भारत को लेकर के अमेरिका, देखिए एक बात बड़ी साफ है कि पाकिस्तान कह लीजिए कि एक तरह से अमेरिका का पपेट है। अमेरिका उसको जिस तरह से कहेगा पाकिस्तान उसको मानेगा। उसके अंदर इतनी काबिलियत या इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको मना कर सके। अमेरिका इसी तरह का एक चाहता था जो कि उसकी बात को मान करके और आगे मेडिएशन करे। ठीक है सर। नहीं करुणी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, फॉरेन एक्सपर्ट हैं सर। मैं एक फोटो का जिक्र आपसे करूंगी और मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा आप इलैबोरेटेड वे में बताइए। दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे, जिसमें शुरुआती सवाल सबसे पहला है, गलीबाफ ने इस वार्ता से पहले एक तस्वीर शेयर की है। उस तस्वीर में उन्होंने उन बच्चों का जिक्र किया जो बेगुनाह बच्चे हैं, मारे गए। क्या एक टेबल पर आने से पहले ईरान ये दिखाना चाह रहा है कि तुमने क्या गलती की है? एक तरीके का इमोशनल प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा है अमेरिका के ऊपर। क्या आप इसको कैसे देखते हैं? और वर्ल्ड वाइड भी एक मैसेज देना चाह रहा है कि भाई हमने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया और उन्होंने जो किया वो ईगो में किया। ये आप कैसे देख पा रहे हैं सर? देखिए पूजा, आपने जिस फोटो का जिक्र किया है, देखिए दोनों ही पार्टी अमेरिका और ईरान जब बातचीत पे दो पार्टी जाती हैं तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पहले क्रिएट किया जाता है और कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है जो एक दूसरे को पिंच करे। लेकिन दोनों ही साइड में सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने की प्रक्रिया नहीं रही। जेडी वेंस ने आने से पहले ये कहा कि ये तो फ्रेजाइल ट्रूस है, सीज फायर ही ट्रूस वर्ड यूज किया। ईरान तो हमेशा झूठ बोलता है। जब आप डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं तो ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए, आप और हम मीडिया में कह सकते हैं। तो इस तरह का बात कही। फिर वो वहां के वार मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमारे से तो ईरान ने भीख मांगा है। और फिर अभी ट्रंप ने ये कह दिया कि अभी तो मैं रीसेट करूंगा पावर को और इसका मतलब मैं सेना को तैयार कर रहा हूं फिर से। दूसरी तरफ ईरान ने भी ये कहा कि देखिए आपने रूस की तो बात की या सीज फायर जिसको हम नाम दे रहे हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन ड्रोन का अटैक किया।
लेबनान को पहले कहा कि सम्मिलित किया है, बाद में कह रहे हैं नहीं किया है। तो दोनों ही तरफ से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं रहा। अब पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है या फैसिलिटेटर का रोल? देखिए पूजा, 3 वर्ड होते हैं, एक मैसेंजर का रोल होता है, एक फैसिलिटेटर का होता है, एक मीडिएटर का होता है। अभी की जो स्टेज है पाकिस्तान की, वो मीडिएटर नहीं होके फैसिलिटेटर है। क्योंकि वो इस वार से पहले एक ओमान के फैसिलिटेशन से एक फ्रेमवर्क बना था, जेनेवा में और ओमान में बातचीत हुई उससे। उस फ्रेमवर्क को एक स्टेज दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले की 28 फरवरी से पहले की स्थिति और आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अमेरिका इन्वॉल्व तो हो गया, लेकिन अमेरिका ने ये एहसास हुआ कि उसके लिए ईरान को जीतना असंभव है और अब विड्रा करते हैं, वो बड़ा मुश्किल है। तो अमेरिका का संकट तो ये हो गया कि जीत भी नहीं सकते, पीछे जाना भी मुश्किल है। ईरान का ये था कि ईरान को बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया है, ईरान ने पहले भी बर्बाद हो गया था, जो सैंक्शंस थे, और उससे ज्यादा बर्बाद हो गया। लेकिन ईरान में एक कंसिस्टेंसी है, असर्शन है। तो 28 फरवरी के बाद आज ईरान ज्यादा असर्टिव रूप में आया है, जबकि पहले ईरान ज्यादा डिफेंसिव था, बातचीत करना चाहता था, अवॉइड करना चाहता था वार की स्थिति। लेकिन अमेरिका और अमेरिका और ईरान का मामला नहीं है, जो तीसरी पार्टी है सबसे बड़ा संकट की जड़, तो वो है इजराइल। तो ये दोनों समझौता क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता इनका आपस में समझौता हो जाएगा। इजराइल कभी नहीं चाहेगा, कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि इजराइल ने, देखिए हमास के साथ बातचीत चल रही थी कतर में, आपको याद होगा, हमास के लीडर बातचीत करने के लिए आए थे और उनको स्ट्राइक किया इजराइल ने। जब वो बातचीत में जो बैठी है पार्टी, उसको कोई भी सभ्य व्यक्ति या देश इस तरह से स्ट्राइक करता है? उसके बाद अभी जून में बातचीत चली तो इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया, अमेरिका बाद में फॉलो किया। और अब जब जेनेवा में बातचीत चल रही थी, फाइनल स्टेज पे था, फ्रेमवर्क बन गया था, यहाँ तक कह रहे थे कि अब केवल ड्राफ्ट तैयार होना है, सिग्नेचर होने हैं, उस समय इजराइल ने स्ट्राइक किया। तो अमेरिका तो निकलना चाहता है ग्रेसफुली, ईरान भी ये चाहता है कि वार रुके, दोनों देश थक चुके हैं और इसीलिए दोनों ने हाई लेवल के डेलीगेशन भेजे हैं। अमेरिका ने 2015 के बाद पहला इतना हाई लेवल का डेलीगेशन भेजा, 15 में भेजा था, उसमें जेसीपीओ के सिग्नेचर के लिए जॉन कैरी को भेजा था, जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे। तो अमेरिका सिंसियरली इंटरेस्टेड है, इजराइल निश्चित रूप से इंटरेस्टेड है, क्योंकि इजराइल ना ईरान तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है, तो वो तो इंटरेस्टेड है। लेकिन अब ईरान की पोजीशन पे जो 28 फरवरी से पहले थी, उससे कहीं स्ट्रॉन्ग उभर कर आया है ईरान। इसके बहुत से कारण है, उनकी रणनीति है, जज्बात हैं, उनका जो हौसला है, कुछ भी हो सकता, बहुत से कारण हैं। लेकिन इजराइल अभी सम्मिलित नहीं है। अब आप कहेंगे बातचीत क्या चलेगी और आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसका हम गेस करने की कोशिश करें तो बातचीत ये चलेगी कि जो ट्रूस है 2-3 दिन से चला आ रहा है, उसको कंटिन्यू कैसे किया जाए, जिसको सीज फायर में कन्वर्ट कर ले, ट्रूस को सीज फायर में कन्वर्ट कर लें और आगे बढ़ाएं। उसके बाद दोनों तरफ से एक जिससे जो उनके जो मैक्सिमम अधिकतम वाले जो पॉइंट हैं, ईरान के 10 पॉइंट, अमेरिका के 15 पॉइंट, उनको वो एक्सप्लेनेशन दोनों पार्टियां लेंगी पाकिस्तान के थ्रू, डायरेक्ट नहीं बैठेंगे, फेस टू फेस नहीं बैठेंगे, तो उनमें एक समझ विकसित होगी। और अंत में जो मुझे लगता है कि जॉइंट स्टेटमेंट या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो ये कहेंगे कि एक अच्छी समझ विकसित हुई है, हम सीज फायर को कंटिन्यू करेंगे और अगले राउंड की बातचीत में इन चीजों को लेंगे, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों चाहते हैं। लेकिन इजराइल कहीं न कहीं बीच में आएगा, इजराइल नहीं होने देगा। ये मैंने पहले भी एक चैनल पे कहा है कि इजराइल को बड़ा मुश्किल से एक विक्रम मिला है, वो बेताल इस विक्रम को छोड़ देगा तो बेताल की हालत खराब हो जाएगी, इसलिए इजराइल नहीं छोड़ेगा। ठीक है सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी। बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के जिस तरीके से लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है और चर्चा के मुद्दों में ये भी एक मसला रहेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल, ये दो मसले जो हैं वो ईरान उस पर स्टक्ड है, वो इससे कम पे नहीं मानना चाहता है। इसको आप कैसे देखते हैं सर?
देखिए पूजा, ये अब इस समय अमेरिका बहुत शॉर्ट में आंसर देंगे सर, क्योंकि हमारे साथ में जी आलिया शब्बीर जुड़ी हुई। दो सेंटेंस। अमेरिका ने जो सर्च एंड ऑपरेशन किया था, सर्च एंड रेस्क्यू का, अपने पायलट को निकालने का, एक्चुअली वो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, वो जो यूरेनियम था उसको सीज करने का था, और वो बुरी तरह से फेल हो गया। 155 एयरक्राफ्ट उन्होंने यूज किए थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने नहीं होते हैं। और जो आप कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, ईरान इस पे समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ईरान एक संप्रभु राष्ट्र है, अपनी स्वतंत्रता को तो वो प्रोटेक्ट करेगा। अगर दूसरे देश कर रहे हैं तो ईरान क्यों नहीं करेगा? ईरान इस चीज पे कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका को समझौता करना पड़ेगा। अमेरिका डिफेंसिव है, लेकिन वो इजराइल को छोड़ नहीं सकता। इजराइल अमेरिका की एक वीकनेस है। अब वो किस रूप में है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, वो डिटेल्स यहाँ अपन बात नहीं कर सकते। चलिए, हमारे साथ में आलिया शब्बीर भी जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं आप। आलिया जी, ये दूसरा सेशन है मेरा आपके साथ में। पहला सेशन क्रिकेट मैच पर था, अब दूसरी बार हम जब हैं तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी भूमिका में है। आज इस्लामाबाद पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि वाकई आज पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। और अगर ये पॉजिटिवली कंटिन्यू हो जाता है तो वाकई एक बहुत बड़ा काम पाकिस्तान आज करेगा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच कि आपने पाकिस्तान के इस रोल को अप्रिशिएट किया, क्योंकि इस वक्त आप इंडिया को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के ना सिर्फ रोल को अप्रिशिएट करे, बल्कि खित्ते में और पूरी दुनिया में अमन के लिए काम करे। और पाकिस्तान के इस अमन के रोल को अगर इंडियन मीडिया अप्रिशिएट कर रहा है, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात है, पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तानी तो खुश हैं, हम अपनी क़यादत से, अपनी लीडरशिप से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि आज पाकिस्तान पीस टॉक होस्ट कर रहा है। आप मुझे जब भी अपने प्रोग्राम में लेती थी तो हमेशा से एक क्रिटिक ये होता था कि टेररिज्म के हवाले से, सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से आपकी यही क्वेश्चंस होते थे कि पाकिस्तान के हवाले से, कि टेररिज्म के साथ पाकिस्तान को जोड़ा जाता था। आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है कि पाकिस्तान एक पीस टॉक होस्ट कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। ये तो पाकिस्तान की अचीवमेंट है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी है कि पीस हो, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि खित्ते में पीस होगा, ईरान में पीस होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा। अब इसको दूसरी एंगल से देखें कि इस पीस टॉक का अगर आउटकम देखें तो क्या है, तो पीस टॉक का आउटकम तो ऑलरेडी काफी हद तक फाइनल हो चुका है। और इस फाइनल होने को आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसका फाइनल होना वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का खुद आना इटसेल्फ ये जाहिर करता है कि एक तो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है ये पीस टॉक, और दूसरा ये है कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने एग्री कुछ पॉइंट्स ईरान के कर लिए हैं, और ईरान भी एग्री है कि कुछ ना कुछ अमेरिका की भी मानी जाएगी, ताकि ये जंग बंदी जो है ये मुस्तकिल हो। अब इसमें इसराइल रुकावट पैदा कर रहा है, लेकिन अमेरिका के पास इसराइल को हैंडल करने का, उसको रोकने का, जाहिर है उसके पास भी बड़े तरीके हैं। अमेरिका के पास, अगर इसराइल के पास अमेरिका के वीक पॉइंट है, और आज वो इस नहज पर अमेरिका को ले आया है कि अमेरिका की जो सुपर पावर है उसको वो एक क्वेश्चन मार्क हो गई है। तो अब अमेरिका को भी अब ये रियलाइज हो गया कि इसराइल की बात मानकर उन्होंने नुकसान उठाया है अपने मुल्क के लिए, तो अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि इसराइल की कोई भी बात माने, बल्कि अपनी मनवाएंगे इसराइल से। तो मेरा ख्याल है कि ये अब इसराइल एक ऐसा इसमें प्लेयर है जो कि इस टॉक को सबोताज कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान का बेहतरीन रोल, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा होस्ट किया, और दोनों ही फ्रीकैन को मनसब मैं आपके पास आऊंगी। आपको लगता है कि इजराइल को भी इस पीस टॉक में होना चाहिए था? डायरेक्ट एंटिटी तो नहीं है इस पीस टॉक में, पर ऑब्वियसली वो एक बड़ा प्लेयर है इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि जैसा कि आलिया शब्बीर इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि अगर यहाँ से कुछ एक पर्टिकुलर फैक्टर या यूं कहें कि पर्टिकुलर डिसीजन पे दोनों ही देश आते भी हैं, तो इजराइल ये मादा रखता है कि इन फ्यूचर, इन सम डेज और सम आवर्स, वो इफेक्ट कर सकता है उस डिसीजन को। कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि एक प्लेयर होना चाहिए था इजराइल को भी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की होगी, क्योंकि वो इजराइल अमेरिका का एलाय है, या जिस भी तरह आप इसको
कहीं, तो आई थिंक इसराइल इस सीज फायर को होल्ड ऑन करे और उसकी पासदारी करे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अमेरिका की होगी, क्योंकि और कोई एंटिटी डायरेक्टली इसराइल के साथ निगोशिएट नहीं करना चाहेगी इस वक्त। और ये जो लबनान वाला फैक्टर है, जिसकी वजह से काफ़ी हमने स्टेटमेंट सुनी दोनों तरफ से कि शायद पीस टॉक्स डिले हो सकती हैं या कुछ सैबोटाज हो सकता है, उसमें भी इसराइल ही रिस्पॉन्सिबल रहा है। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो प्लेयर इस वक्त है इन कंटेंशन, जिसकी सिचुएशन हम जानते हैं कि वो किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं इसको, तो वो इसराइल ही है। लेकिन उनसे डायरेक्ट पीस टॉक मुझे नहीं लगता कि ईरान करना चाहेगा। उनसे डायरेक्ट पीस टॉक ईरान करना चाहेगा, ये बात आप कह रही हैं। आर.के. भार्गव साहब, मैं आपके पास आऊंगी। मैं वापस से उन डेड माइंस के का जिक्र करना चाहूंगी जिसकी वजह से होर्मुज़ स्ट्रेट कहा जा रहा है कि नहीं खुल पा रहा है, और क्या वाकई ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस दौरान डेड माइंस का जिक्र किया गया, सी माइंस का जिक्र किया गया, वह ईरान एक मैप जारी करता है और तुरंत जितने जितने भी सवाल अमेरिका ने दागे हैं ईरान के ऊपर, उन सवालों के जवाब में, उसके काउंटर में लगातार एक्शन दिया है ईरान ने कि मतलब तुम बोलो हम करके जवाब देंगे। और ये कैसे नजर आता है? और आज भी जब पीस टॉक का जिक्र हो रहा था, अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, आज टेबल पर बैठे हुए होंगे। इशाक डार और आसिम मुनीर दोनों ही उनको लेने के लिए पहुंचे। एक जेस्चर पाकिस्तान का आज वाकई बहुत अच्छा नजर आया है ग्राउंड पर, और एक बड़ी कोशिश भी है पाकिस्तान की साइड से। लेकिन मैं समझना चाहूंगी कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स अभी भी लगातार ऑन टेबल भी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जब इस तरह के कोई दो कंट्रीज के बीच में इशू होते हैं तो आमतौर पे जो प्रोसीजर होता है, या ये कह लिए कि आमतौर से दोनों ही देश उसको लेते हैं, तो कहते हैं जो आसान से हल होने वाले इशू हैं उनको पहले निपटा दो, ताकि एक माहौल आपका अच्छा बने कि हाँ भाई ठीक है, हमने कुछ हद तक चले हैं, हमने कुछ आगे काम किया है। और जो सीरियस इश्यूज होते हैं या जिसके ऊपर ज्यादा डेलिब्रेशन की जरूरत होती है, जिसमें ज्यादा कंसल्टेशन की जरूरत होती है, सोचने की जरूरत होती है, उनको फॉर द टाइम बीइंग उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है, या बाद के किसी समय के लिए ये डिसाइड किया जाता है कि नाउ इसके ऊपर हम दोबारा से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मैं पाकिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर के ऊपर काफी इशू रहते थे, वहां पर मैं मीटिंग पे जाता था, वह यही होता था कि अगर हमारे पास 20 इशू हैं जिसको हमने रिजॉल्व करना है, तो सारे के सारे रिजॉल्व नहीं होते, हमें भी पता है। लेकिन उस 20 में से अगर 10 है, 12 है जो कि आसानी से रिजॉल्व हो सकते हैं, हम उनको रिजॉल्व कर देते थे, बाकी को आगे अगली मीटिंग के लिए हम उसको पोस्टपोन कर देते थे। आमतौर के ऊपर जब दो कंट्रीज के बीच में भी इसी तरह से इशू होते हैं तो यही होता है कि चाइना के साथ भी यही होता था कि जो इजी इशू होते थे, आसानी से सॉल्व होने वाले इशू होते थे, उनको निपटा दिया, और उसके बाद जो दूसरे इशू हैं, यहाँ पर आसानी से रिजॉल्व होने वाले कौन से इश्यूज हैं सर, उन्हें भी कोट कीजिए। अभी यहाँ पर देखिए, अभी आज की तारीख में जो इन्होंने दिए हैं अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, ये सारे इन्होंने वो इशू ले लिए हैं, पकड़ लिए हैं जिसका कि सोल्यूशन इतना आसान नहीं है। अमेरिका कहता है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान बंद कर दे, जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बंद कर दे। अरे ईरान किसी हालत में नहीं कर सकता, वो अपनी सुरक्षा को किसी भी हालत में जेपर्डाइज नहीं कर सकता। जो उसने न्यूक्लियर वेपन ग्रेड बनाए हुए हैं 450 kg का, अमेरिका चाहेगा कि वो मुझे दे दे, भाई कैसे दे देगा? ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ठीक है चलो ये दे दिया, बात खत्म हुई। तो ये दोनों इशू है। फिर उसका हार्मूज का भी है कि भाई हार्मूज के ऊपर 15 दिन हम खोलेंगे और उसके ऊपर टोल लेंगे, ठीक है, अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी जितने देश हैं उनके ऊपर इस बात का फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे आएगा। चीज आ जाती है कि लेबनान के ऊपर ठीक है, अमेरिका कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, शायद वो उसको मान भी ले, लेकिन इजराइल वहां पर एक ऐसी एंटिटी है जो कि अमेरिका के साथ में इतना इंट्रिकेटली इन्वॉल्व है कि बिना इजराइल को साथ लिए, बिना इजराइल की इंटरेस्ट को देखे अमेरिका कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा। क्योंकि भार्गव साहब, आपको लगता है कि आज इजराइल को होना चाहिए था इस टेबल पर? बिल्कुल होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वरना आप अमेरिका के थ्रू आप ईरान को कन्वे करेंगे, या ईरान जो है इजराइल की चीज को लेकर के करेगा, इशू कौन करेगा? उसे एड्रेस कौन सॉल्व करेगा?
कौन उसको कन्वे करेगा भाई? मैंने बताया ना कि इजराइल वेरी इंट्रिकेटली इज इन्वॉल्व विद अमेरिका, यूएस। और अरे भाई लड़ाई कहां से शुरू हुई? लड़ाई तो असली तो इजराइल और ईरान की थी, अमेरिका तो बीच में ही जैसे कहता ना जाकर कूद गया। अब उसने कहा कि साहब यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम उसको खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे, रेजीम चेंज करेंगे। भाई वो सारा चीज अमेरिका ने बीच में आकर के इसको बुरी तरह से कॉम्प्लेक्स बना दिया। एक चीज और बताऊं मैं आपको, देखिए आज भी अगर अमेरिका मतलब बिना किसी कंडीशन के चुपचाप कहता है कि ओके पैकअप फ्रॉम माय साइड, इट्स पैकअप, आई एम नॉट इन्वॉल्व, मेरी तरफ से लड़ाई खत्म, तो क्या खत्म हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक इजराइल का इंटरेस्ट वहां पर आएगा तो फिर ये टेबल टॉक क्या है? तो फिर ये पीस टॉक क्या है? इस पर मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगी सर। आऊंगी सर आपके पास। मुझे ब्रेक की कमांड मिली है, ब्रेक के लिए कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये पीस टॉक क्या है। अगर सब कुछ इजराइल पर और ईरान पर डिपेंड करता है और अमेरिका सिर्फ दादा बन रहा है बीच में, तो एग्जैक्टली ये पीस टॉक है क्या जिस पर पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है? ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सवाल सभी के जहन में इस बात का कि मुलाकात से क्या बनेगी बात, लेकिन जो तीसरा मेन प्लेयर है वो तो इस मीटिंग से आउट है और पाकिस्तान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या पाकिस्तान जो अपनी पीठ थपथपा रहा है वो वाकई में इस पीस टॉक को सक्सेसफुली अपने गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन तक ले जाने में सक्सेसफुल होगा क्या? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ में आलिया शब्बीर पत्रकार हैं, आप पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में उरूज मनसब खान जुड़ी हैं, पत्रकार, आप पाकिस्तान से जुड़ी हैं। करोड़ी सिंह फॉरेन एक्सपर्ट है हमारे साथ, आर के भार्गव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आर के भार्गव जी से बातचीत कर रही थी। सर मैं उसी सवाल के साथ वापस लौटी हूं जिसमें हम जिक्र कर रहे थे कि फिर ये पीस टॉक क्या है जिसमें पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है लेकिन मेन प्लेयर इजराइल गायब है इससे। देखिए पाकिस्तान बेसिकली इस समय जो रोल कर रहा है वो है इवेंट मैनेजमेंट का, यानी दोनों पार्टीज को वो अपने वहां पर लाया है। ही अरेंज एवरीथिंग फॉर देम टू स्टार्ट दैट टॉक। लेकिन ये चीज भी बहुत अच्छी है क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको कुछ बातचीत तो शुरू पड़ेगी। जब तक बात आप शुरू नहीं करेंगे तब तक वो इशू रिजॉल्व कैसे होंगे? पाकिस्तान के अंदर जब दोनों पार्टीज आती हैं, साथ बैठती हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, उनको लेकर के रिजॉल्व कर दिया जाता है। एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार होता है जो दूसरे सीरियस इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। आज की तारीख में जो पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है वो इस चीज को लेकर के इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम एक बात तो शुरू हुई दोनों पार्टीज के बीच में, कम से कम उनका आमने सामने बैठ करके कुछ एक दूसरे को कहने सुनने का समझने का मौका तो मिला। ठीक है, दूर बैठे हुए वो उधर से ट्रंप अपने कुछ बोल देते हैं, इधर से ईरान कुछ बोल देता है और सारे कि वो हम उसको बर्बाद कर देंगे। आलिया शब्बीर कुछ कहना चाह रही हैं। वो कहता है कि आलिया जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए आलिया जी बोलिए। हाँ एक मिनट में पूरा कर लेता हूँ फिर आ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन भार्गव साहब अपना कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए सर। हाँ जी बोलिए सर, भार्गव जी बोलिए। हाँ तो यही है कि जब तक वहां पर दोनों जब तक इस तरह से आपस में दूर बैठ करके और एक दूसरे को भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, भड़काऊ क्लेम डाले जा रहे थे, तो ऐसे में कहीं भी कोई उम्मीद नहीं होती है जब तक कि आप आमने सामने आकर के ना बैठे। बिल्कुल। अब यहाँ पर आते हैं इजराइल के ऊपर। देखिए आप इसको देखें कि जब अमेरिका अभी ये 28 फरवरी से पहले जो भी कुछ हो रहा था, तो क्या वो इजराइल और ईरान के बीच में प्रॉक्सी वार नहीं चल रही थी? हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये इनको लेकर के ईरान ऑलरेडी इजराइल के ऊपर हमलावर था। इजराइल को उससे बचने के लिए कुछ चाहिए था। उसने इसके बाद बीच में ईरान के ऊपर हमला भी किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान ने इजराइल ने किसी भी तरह से अमेरिका को राजी किया, क्या किया, उसको क्या कंडीशंस दी, उसको क्या चीज बताई, जिसको लेकर के अमेरिका भी इस मैदान में कूदा। हालांकि अमेरिका के सामने सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ईरान के,
उनको किसी तरह से खत्म किया जाए और ईरान को उस न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर जो उसके पास है उसके लिए टेबल के ऊपर लेकर के आया जाए। हालांकि वो उसमें 1% भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये नहीं बदलेगी कि जब तक इजराइल को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे उस एरिया में एक स्टेबल पीस नहीं होगी। क्योंकि अमेरिका चला भी जाता है तो अभी आलिया बोले ये इजराइल को हमला करते रहेंगे। इसके ऊपर ये मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ करती हूँ इसराइल को इन्वॉल्व करने के हवाले से। उसकी वजह ये है कि ये जंग जो है अमेरिका ने लीड की है, फ्रंट पर अमेरिका था और इसराइल बैक पर था। तो चाहे ये जंग इसराइल की है लेकिन लीड तो क्या आपकी समझ ये कहती है, आपकी समझ ये कहती है अभी जैसे आर के भार्गव साहब कह रहे थे कि अगर इन नो कंडीशन या इन सम कंडीशंस एक्सेप्ट करने के साथ अमेरिका ये डिक्लेयर कर देता है कि हम वॉर को खत्म कर रहे हैं, हम सीज फायर के लिए रेडी हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है या आप ये स्टैंपिंग के साथ कह सकती हैं कि इजराइल उसको मानेगा, क्योंकि आप कह रही हैं कि अमेरिका लीड कर रहा है? जी, असल में ये देखें कि इसराइल तो काफी अरसे से चाहता था ईरान पर हमलावर होना और इस तरह की वॉर शुरू करना और इसराइल को खत्म करना, वहां पर अपनी मर्जी की रिजीम चेंज करना। और कई प्रेसिडेंट आए और उनके साथ उन्होंने ये ऑफर की कि ईरान के ऊपर वो अटैक करें, लेकिन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो पहले आए उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने ये कहें कि एक बड़ी मिस्टेक कर दी। अब ये गलती का खमियाजा पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ा और अब ट्रंप को भी इसका एहसास हो गया है और इसलिए अब वो सीज फायर हर सूरत करेंगे। और इसराइल के पास कोई और चॉइस नहीं होगी, वो कि एक वो प्रॉक्सीज करेगा और उसके लिए भारत का भी बड़ा हाथ है कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब गए थे इसराइल तो वहां पर जो है नेतन्याहू को थपथपा कर आए थे कि भाई कैरी ऑन। तो ये थपथपी जो इंडियन है वो भी खत्म होनी चाहिए इसराइल के ऊपर से और उसको भी अब ये पीस पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में पीस की तरफ आना चाहिए, जैसा पाकिस्तान ने प्ले किया है ऐसा इंडिया को भी प्ले करना चाहिए। ये कह रही थी ना कि हिम्मत मोदी साहब यहाँ से गए कि वो वॉर कंटिन्यू कर सके ईरान के साथ आए थे क्या भाई कैरी ऑन। भाई ये चीज देखिए, कोई भी खास तौर से मैं भारत के लिए बात करता हूँ, हमारा इसमें क्या बेनिफिट था अगर हम नेतन्याहू को कहें कि हाँ भाई तुम ईरान के लिए जो भी तुम्हें करना है कर लो। भाई हार्मुज बंद हो गई, तेल का संकट हमारे यहाँ भी हो गया, गैस का संकट हमारे यहाँ भी हो गया, सारा ट्रेड जो है बंद हो गया। हमारे यहाँ भी एक स्थिति वो आई कि हाँ भाई लोग कह रहे थे कि शायद अगर ये और आगे 15-20 दिन चलेगी तो हमारे यहाँ भी बहुत सी चीजें लग जाएगा। आलिया जी, पाकिस्तान से तो यूएई ने सिर्फ कर्जा वापस मांगा है, यहाँ जितना आपसे कर्जा वापस मांगा गया है उतनी सब्सिडी दे दी है इंडिया ने, उतनी सब्सिडी दे दी है। उसके अलावा मैडम, उसके अलावा हम भी लॉस में, तो हम क्यों चाहेंगे कि ये वॉर कंटिन्यू रहे? No, it is not. It is never done. तो पूरी दुनिया ने देखा ना बहुत से लोग ये भी कहते थे साहब जो जब मोदी वहां गए तो उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता, मोदी को पहले पता था कि हमला होगा। और अच्छा, अब बात कर लेने दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की अगर बात कर रहे हैं कि आप कर्जे की बात कर रहे हैं कि उतनी सब्सिडी इंडिया दे रहा है। नो डाउट कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपनी छोटी इकोनॉमी के साथ भी पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दे रहा है और इस छोटी इकोनॉमी के साथ ही पाकिस्तान दुनिया में इज्जत पा रहा है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के ऊपर भी वर्क कर रहा है। पाकिस्तान के जो अपने सरमायाकार हैं, अगर $2 अरब हमें यूएई को वापस करने हैं तो पाकिस्तान के जो अपने सरमायाकार हैं उन्होंने कहा है कि हम 2 अरब जो है वो स्टेट बैंक में रखवा सकते हैं। इवन के सऊदी अरब भी अब ये जो 2 अरब की डिपॉजिट की बात हो रही है, 2 अरब सऊदी अरब भी पाकिस्तान को दे देगा। ये डिपॉजिट की बात नहीं हो रही, मुआशी सूरत हाल की बात नहीं हो रही है, इस वक्त बात हो रही है जंग की और पीस की बात हो रही है। और किसका पलड़ा जो है किस तरफ है? पाकिस्तान इस वक्त पीस की बात कर रहा है और इंडिया ने इस जंग से पहले, ये जंग शुरुआत होने से पहले ही जाकर नेतन्याहू की थपथपी दी थी। करोड़ी सिंह जी, आप क्या कहेंगे? इंडिया ने वाकई नेतन्याहू को थपथपी दी थी कि तुम जंग कर लो जा करके
और होर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दो, हम महंगा तेल खरीदें, हम महंगा गैस खरीदें, हमारे उद्योग बंद हो जाएं, हमारी जनता परेशान हो जाए, हमें पेट्रोल आम जनता को महंगा खरीदवाना पड़े, हमें एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़े, हमारा जो सरकारी राजस्व है वो घाटे में आ जाए, ये इंडिया चाहेगा? देखिए पूजा, हमारी बहन आलिया हैं, वो थोड़ा एक्सट्रीम में जा रही हैं, क्योंकि भारत को इस जंग में घसीटने का कोई लॉजिक नहीं है। भारत के इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अच्छे रिलेशन है। ईरान के साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिलेशन, चाबहार डेवलप किया, नॉर्थ साउथ वो इंटरनेशनल कॉरिडोर है। तो ऐसा नहीं है कि भारत किसी को ये कहेगा कि आप जंग में आओ और हम आपके साथ हैं। अगर भारत ये कहता तो भारत कोई स्टेटमेंट देता समर्थन में, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। भारत किसी रूप में इन्वॉल्व नहीं है। तो देखिए, पाकिस्तान भी अमन पसंद है, भारत भी अमन पसंद है, और दोनों का आवाम है वो भी ये चाहता है कि दोनों की बहबूदी हो, दोनों में अमन हो। तो भारत को अन्य से अभी मैं ये कहूंगा कि आलिया यंग है, शायद ज्यादा मैच्योर होती तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देती। अननेसेसरी भारत को ड्रैग करना कोई बात नहीं। समटाइम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, जो जेस्चर्स हैं वो खुद बोलते हैं, जेस्चर जो है वो खुद बोलते हैं। और जेस्चर ये बोल रहा था कि क्योंकि इस जंग से पहले नेतन्याहू से मिलकर आए मोदी सरकार, तो इसका क्या जेस्चर है, इससे आप क्या एक जेस्चर क्या अहज करते हैं? और ये इंडियन मीडिया खुद इसको पोर्ट्रे कर रहा था। देखिए आलिया, क्या भारत को ये मालूम था कि 2 दिन बाद जंग शुरू होगा इजराइल और ईरान में? था क्या ऐसा मालूम? क्योंकि भारत को क्या इजराइल ने, देखिए बहुत सी चीजें हो सकता है इनफॉर्मल क्या बात हुई वो नहीं हो, लेकिन जो विजिबल चीज है उसमें भारत को ये मालूम थोड़ा ही था कि इजराइल जंग करेगा। और अगर इजराइल जंग की बात होता तो भारत निश्चित रूप से यही कहता, भाई अमन रखो, लड़ाई मत लड़ो। जो भारत की डिप्लोमेसी और डायलॉग की पॉलिसी है कि अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, अभी जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अभी तक ये कहा है कि इसराइल को कि आप ये जंग रोक दीजिए? आप कह रहे हैं कि अगर ये जंग शुरू होने से पहले मोदी सरकार को पता होता तो वो ये जंग रोकने की बात करते। तो क्या अभी तक उन्होंने कोई जंग रोकने की बात की है? इसराइल को ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल को जंग में नहीं पड़ना चाहिए, जंग शुरू नहीं करनी चाहिए? भारत ने न इजराइल को कहा न ईरान को कहा, दोनों को नहीं कहा जंग रोक दिया जाए। भारत का इतना है कि जो भी डिस्प्यूट हो, जो भी विवाद हो, वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से रिजोल्व किया जाए। भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड है। भारत एक्टिवली इस क्राइसिस में प्रोएक्टिवली किसी रूप में इन्वॉल्व नहीं है। तो अननेसेसरी आप भारत को ड्रैग करें। आप और हम बात कर रहे थे पीस टॉक की, और अपन कहीं वहां डाइवर्ट हो गए दूसरी साइड में, भारत और पाकिस्तान और इजराइल, इंडिया। तो मेरे ख्याल से हम दूसरी साइड में चले गए हैं। तो अगर इजराइल और इजराइल की बात हो रही थी ना कि इजराइल का जो रवैया होगा और वो जंग की तरफ ही होगा, इजराइल सीज फायर नहीं मानेगा। तो बात इजराइल के सीज फायर से हो रही थी कि इजराइल का रोल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इजराइल के साथ कहीं ना कहीं जो फर्स्ट जेस्चर गया जंग से पहले, वो मोदी जी जो मिलकर आए उससे ये जेस्चर गया। और ये आप भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, पूरा इंडिया मानता है, पूरे इंडियन मीडिया ने इसको डिस्कस किया है कि जब मोदी जी पहले मिलकर आए और उसके बाद नेतन्याहू ने ये जंग का आगाज किया, तो इससे यही लगा जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू से मिलकर के आए, उस दिन आपको ये यकीन था कि अब 2 दिन बाद जंग हो जाएगी? आलिया शब्बीर, कि अगले 2 दिन बाद आप मिसाइल गिरने की खबरें पड़ रही होंगी? देखिए, वो जो आप बात कर रही है ना कि जेस्चर, मैं आपको बता रही हूँ कि जेस्चर बताते हैं, स्टेटमेंट नहीं बताती है। अब हमें तो नहीं पता कि वहां पर क्या तय हुआ है और मोदी जी ने उनको क्या कहा है, ठीक है? और यूक्रेन की जंग हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मॉस्को में, तो क्या पाकिस्तान ने सपोर्ट किया कि रशिया यूक्रेन का जंग हो जाए? है ना ये तो। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली कहा कि वो किसी भी जंग नहीं करवाया यूक्रेन और रशिया का। मनसब, आप क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान में आप इत्तेफाक रखती हैं आलिया शब्बीर की बात का? मैं तो ये कहूंगी कि हम कॉन्वर्सेशन को, डिस्कशन को बहुत ही अलग तरफ ले गए हैं। इंडिया इस वक्त पीस टॉक में
और इस पूरी सिचुएशन में मेरे ख्याल से उतना रेलेवेंट नहीं है जितना हम इस वक्त इस डिस्कशन में बना रहे हैं। इस वक्त बात अमेरिका की, ईरान की, इजराइल, लेबनान की हो रही है, जो कि पाकिस्तान में बातचीत हो रही है। तो मेन प्लेयर्स इस वक्त ये हैं। अब इस वक्त हम डिस्कशन करें कि मोदी जी कब गए, कहाँ गए, तो मेरे ख्याल से ये रेलेवेंट इतना नहीं है। हमें जो अभी की डेवलपमेंट है उस पर रहना चाहिए। बिल्कुल मनसब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मनसब मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपको लगता है कि ये जो मीटिंग है, पीस टॉक है, इसके बाद अमेरिका इजराइल से बातचीत करने की कोशिश करेगा और कुछ डिप्लोमेटिक रास्ता यहां से निकलता हुआ नजर आएगा क्या? और होर्मुज़ स्ट्रेट खासकर जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है, वो खुलने की तरफ आगे होगा? देखिए, अमेरिका को इजराइल से बात करनी ही होगी, क्योंकि उसके बगैर ये सीज फायर का अग्रीमेंट किसी तरफ नहीं जा सकता। जब तक इजराइल गारंटी नहीं देगा अमेरिका को, या अमेरिका वो गारंटी उनसे नहीं ले सकता, तो फिर इस बातचीत का कोई पॉइंट नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है ऐसा हो कि ईरान और अमेरिका एक पेज पर आ जाएं, वो किसी सीज फायर की सिचुएशन में आए और फिर इजराइल की तरफ से हमले स्टार्ट हो जाएं। जैसे कि हमने अभी भी देखा, 2 हफ्ते की ब्रेक अनाउंस हुई, पॉज अनाउंस हुआ, और उसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए, जबकि सीज फायर अनाउंसमेंट में ये क्लियरली लिखा गया था कि लेबनान में भी हमले रोके जाएंगे। तो उसकी वजह से फिर दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई कि ये सीज फायर मामूली है या इसके इतने स्टेक्स नहीं है। तो उस तरह की चीजें फिर इजराइल को गारंटी अमेरिका को देनी होगी, और जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के आपस में जो भी बातचीत होगी वो बहुत जरूरी होगी इस करंट सिचुएशन में। मतलब इस्लामाबाद के बाद नजर जो है वो अमेरिका पर होनी चाहिए सभी की, आप ये कह रही हैं? मतलब फिलहाल तो नजरें इस्लामाबाद पर हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बाद ही आगे कोई बातचीत होगी। ठीक है, लेकिन हम सबने खबरें देखी हैं कि वॉशिंगटन में लेबनान के और इजराइल की कुछ टॉक्स हो सकती हैं, तो इस्लामाबाद के बाद मेन फिर जगह वही होगी। जी बिल्कुल। भार्गव साहब, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एक मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं मेरी ही संस्था में, विजय नारायण जी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया जो मुझे लगता है कि सवाल के तौर पर और आखिरी सवाल के तौर पर मुझे आपसे पूछना चाहिए। ईरान का उन्होंने जिक्र किया कि आप ईरान की जो मौजूदा पेट्रोलियम और अलग अलग सेक्टर्स की जो इकोनॉमी है उसको एक बार स्टडी कीजिए। वो जिस दौरान से जंग शुरू हुई है, जिस दौरान से ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ है, उसके कुछ दिनों के बाद से वो लगातार बढ़ी है। तो क्यों ईरान को एक साइड से नुकसान भी हो रहा है और बेनिफिट भी काफी ज्यादा हो रहा है? वो अपनी वॉर इकोनॉमी खुद ही खड़ी कर रहा है। कैसे देखते हैं सर इस बात को आप? देखिए, मेरे पास इस बात का कोई डाटा नहीं है कि वार शुरू होने के बाद में ईरान की इकोनॉमी बढ़ी है या उसने किस तरह से इकोनॉमिकली अपने आप को ऊपर उठाया है, ये मेरे पास कोई डाटा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जैसे देखिए अमेरिका भी कहता था, ईरान भी, तो सबसे पहले तो देखिए अभी उसका ईरान जो कह रहा है कि साहब मेरा जो नुकसान हुआ है उसका मुझे कंपनसेशन दिया जाए। अब मुझे ये नहीं समझ आता, अगर उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, उसको कहीं से किस जगह से वहां पर उसके पास पैसा आया है, या ये कह लीजिए कि कहां से उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ आई है, वो मुझे नहीं समझता कि किस तरह से उन्होंने कहा है। अगर कोई इसमें स्पेसिफिक चीज है तो मैं उसका तो जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जो इस तरह से ये कहता ना कि एक जनरिक क्वेश्चन है क्या उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह का कोई होगा। हमारे करोड़ोमल जी शायद इसके बारे में कुछ कह सके, क्योंकि इस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। डिफेंस के हिसाब से तो मैं ये कहता हूँ कि अभी जो पेच फंसेगा जहां भी वो फंसेगा, इसराइल को लेकर के ही, हिजबुल्लाह को लेकर के, हमास को और हुती को लेकर के ये पेच फंसेगा। ईरान इसको नहीं छोड़ेगा, इसराइल इसके बिना मानेगा नहीं। करोड़ी जी, इकोनॉमी का मुझे इतना आइडिया नहीं। करोड़ी जी, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इस शांति वार्ता के बाद, क्योंकि हम डिबेट को क्लोज कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस शांति वार्ता के बाद कुछ तो रास्ता निकल करके आएगा? जैसा कि भार्गव जी ने कहा कि कुछ तो बातचीत शुरू हुई, एटलीस्ट कुछ तो शुरू हुआ। ये बात सही है कि कुछ तो बातचीत हुई, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो है सद्भावना क्रिएट करो, उसके बाद समाधान ढूंढो। दूसरा यह है कि आप तत्काल समाधान ढूंढ लो, उसके बाद सद्भावना क्रिएट हो जाती है। और ये जो इजराइल बीच में आता है तो ये स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देखिए, आप और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, होर्मुज को कर रहे हैं। होर्मुज तो वार का कॉन्सिक्वेंस है। पहले तो होर्मुज की कोई समस्या नहीं थी 28 फरवरी को, तो
उसी तरह से कंपनसेशन की बात या जो रिपेरेशन की बात ईरान मांग कह रहा है, तो वो तो वार का कॉन्सिक्वेंसेज है। ये तो वार से उपजी हुई समस्याएं हैं, ये समस्या थी नहीं। मेन समस्या ये थी कि वार शुरू किसने किया। देखिए, अमेरिका ने जब ये अपने मित्र राष्ट्रों से कहा कि आप मदद कीजिए, उन्होंने कहा कि हमें आपने कंसल्ट नहीं किया, हमें बताया नहीं। जापान के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा। तो ट्रंप साहब ने कहा कि आपने पर्ल हार्बर पे बम गिरवाया तो हमें पूछा था क्या, जो कि इररिलेवेंट था। तो फिर अल्टीमेटली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि ये प्लानिंग पूरा इजराइल का था, हमने तो फॉलो किया है, ये ऑफिशियल पोजीशन है अमेरिका की। तो वार शुरू करने वाला है वो इजराइल है, और इसका जो मेन कारण है वो है इजराइल पैलेस्टाइन प्रॉब्लम। जब तक वो कोर इश्यू रिजोल्व नहीं होगा, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। और इस वार का जो अभी तत्काल वाला वार है, इसको इस आज की बातचीत में पूरा समाधान नहीं होगा। आज की बातचीत में मैंने प्रारंभ में भी कहा था, इतना ही होगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, आगे की डेट डिसाइड हो सकती है, वेन्यू हो सकता है, या बाद में अनाउंस कर सकते हैं, और दोनों साइड अपने अपनी बातें रख सकते हैं। और जहां तक मीडिएशन का सवाल है, देखिए, मीडिएशन और फैसिलिटेटर में एक अंतर है। मीडिएशन वो होता है कि जब दोनों पार्टी अपनी अपनी पोजीशन पे अड़ जाएं, तो वो दोनों में कहेगी आप इतना कंसेशन दे दो, आप इतना कंसेशन दे दो। मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में पाकिस्तान उस सिचुएशन में, हाँ, तो पाकिस्तान न तो इस सिचुएशन में न कहेगा। वो आगे बात हो सकती है कि आगे पाकिस्तान फैसिलिटेटर से एक मीडिएटर की स्थिति में आ जाए, तो आगे की बात किस तरह से होती है। अभी कोई समाधान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर वार रुकता है, एक सीज फायर पे अगर सहमति बन जाती है कि हम सीज फायर रखेंगे और अभी 14 दिन का नहीं, थोड़ा आगे और बढ़ा लेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं तो उसको भी उपलब्धि मानूंगा, समाधान नहीं होगा अभी। मान साहब, आप क्या कहेंगे? आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या है? मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैं एग्री करती हूँ जब इन्होंने बोला कि हम बिल्कुल सीज फायर अनाउंस हो जाए मुस्तकिल, या इस तरह की कोई सिचुएशन हम आज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बातचीत स्टार्ट हुई है। अभी दोनों तरफ से अपने पॉइंट्स रखे जाएंगे, उन पर मजीद बातचीत होगी। फिर जाहिर है, हम अभी इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इजराइल एक मेन प्रॉब्लम रहेगा इस पूरी सिचुएशन में। तो आज डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन। आलिया शब्बीर, आपके पास भी 20 सेकंड्स, प्लीज क्लोजिंग रिमार्क दीजिएगा। अच्छा, एक मेरा ओपिनियन ये है कि इस वक्त की जो बड़ी डेवलपमेंट है, बड़े जो मेन प्लेयर्स हैं, वो इकट्ठा उनका बैठना ही इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है। इससे ये आप नतीजा हासिल कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं। जो ट्रस्ट डेफिसिट था ईरान का और अमेरिका का एक दूसरे के ऊपर, वो ट्रस्ट डेवलप होगा आज की टॉक से। तो ट्रस्ट डेवलप होना एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इसी से आगे बातचीत आगे बढ़ेगी। तो ये ट्रस्ट अगर बिल्ड हो जाता है तो बातचीत जो है वो कंक्लूड हो जाएगी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप चारों का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए। आलिया शब्बीर जुड़ी हुई थी हमारे साथ, पाकिस्तान से पत्रकार। हमारे साथ में उरूज मनसब खान जुड़ी थी, पत्रकार पाकिस्तान से। करोड़ी सिंह फॉरेन एक्सपर्ट और आर.के. भार्गव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय साझा की है। लेकिन हाँ, सभी ने कॉमनली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इजरायल इसमें मेन प्लेयर है और टेबल पर इजरायल को होना चाहिए था। साथ में पाकिस्तान की भूमिका को भी एक तरफ आप सराह भी सकते हैं और दूसरी तरफ ये भी समझ सकते हैं कि वाकई इस्लामाबाद पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बातचीत के बाद, कहते हैं कि दिल टूटता है या विश्वास टूटता है, उसको बनने में अरसे लग जाते हैं और कभी कभी जन्म लग जाते हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने वो शुरुआत की है दोनों को एक टेबल पर लाने की, लेकिन इजरायल खेल बिगाड़ सकता है, ये तय बात है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।